हाँ भाई लौंडो, आज मैं एक ये नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और ये इस सीरीज़ का पहला एपिसोड होने वाला है। तो आज मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ। किसी भी हर कंपनी की हर कंपनी की उसकी हिस्ट्री बताऊँ आपको। तो बस वहीं से आइडिया आ गया और ये उसी का पहला एपिसोड होने वाला उस सीरीज़ का। तो जो पहली कंपनी होने वाली है पहले एपिसोड के लिए वो है टाटा। तो आज हम इस सीरीज़ के जो पहला एपिसोड है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टाटा कैसे डायमलर बेंज के साथ कोलैबोरेशन करके उनका जो लोगो था डायमलर बेंज का वहाँ से वो टेल्को बने और टेल्को से फिर आज कैसे वो टाटा मोटर्स बने। तो वो हम देखने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर, इस एपिसोड के अंदर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो टाटा मोटर्स पर जाने से पहले मैं आपको टाटा ग्रुप के बारे में बताता हूँ कि टाटा ग्रुप कैसे स्टार्ट हुआ। 1838 में जमशेदजी नुसरवान जी टाटा का जन्म होता है और 1868 के अंदर वो टाटा ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। एक 21,000 रुपीज़ मतलब कि 21,000 रुपये की कैपिटल से 21,000 रुपये के निवेश से वो टाटा ग्रुप की शुरुआत करते हैं 29 साल की उम्र में। तो जमशेदजी नुसरवान जी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी और उन्हें आज फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा और पुराना इंडस्ट्रियल ग्रुप है। आज हम देखें तो टाटा ग्रुप आपकी 21 सब्सिडरीज़ को ओन करता है। ये 21 सब्सिडरीज़ के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनको टाटा या तो होली ओन करता है या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में ओन करता है। अगर दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में ओन करने की बात करूँ तो आप सबसे लास्ट में जो आप देख पा रहे हैं टाटा स्टारबक्स। इसमें स्टारबक्स जो इंटरनेशनल है और जो टाटा इंडियन एयरलाइंस है, तो इन दोनों का एलायंस है। ये दोनों 50-50 की रेशो में कंपनी को ओन करते हैं। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो जो स्टारबक्स से जहाँ जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पर आपको बाहर बोर्ड के बाहर स्टारबक्स और टाटा एलायंस लिखा हुआ दिखेगा। तो मतलब कि स्टारबक्स जो है इंडिया में वो टाटा के थ्रू लाया गया है और इसमें टाटा का 50% हिस्सा है इंडियन वाले स्टारबक्स के अंदर। पर जैसा कि आप जानते हैं मेरा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चैनल है जहाँ पर मैं अपनी गाड़ी अपनी नहीं मतलब कि बाकी कंपनीज की जो नई नई प्रोडक्ट्स आते हैं गाड़ी आती हैं उनके रिव्यूज़ डालता हूँ, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड न्यूज़ शेयर करता हूँ। तो आज हम टाटा ग्रुप का जो ऑटोमोबाइल सब्सिडरी है मतलब कि टाटा मोटर्स, तो आज हम इसी के बारे में जो इनकी हिस्ट्री है उसको जानने वाले हैं। हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स आज क्या क्या मतलब कि आज प्रेजेंट टाइम में क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है। तो आपकी पैसेंजर कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आपके ट्रक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वैन्स, कोचेस, बसेस, आपकी लग्जरी कार्स, स्पोर्ट्स कार्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ये सब टाटा मोटर्स आज मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग में उन्होंने एक चीज़ से शुरुआत की थी और उसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम अब सीधा टाइम मशीन में अपना टाइम डाल देते हैं, सीधा 1945 में चलते हैं जहां से टाटा मोटर्स की शुरुआत होती है। तो अब हम 1 सितंबर 1945 में आ गए हैं। यहाँ पर जो टेल्को कंपनी है मतलब कि टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी, ये स्थापित हो चुकी है और 1 नवंबर को गवर्नमेंट की तरफ से लोकोमोटिव्स और जो बॉयलर्स होते हैं इनको मैन्युफैक्चर करने का टेल्को को लाइसेंस मिल जाता है। लोकोमोटिव्स आपके जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं और बॉयलर्स उनमें इस्तेमाल होते हैं और ये इनका गवर्नमेंट टेल्को को लाइसेंस दे देती है। तो जो JRD थे, जहांगीर रतन जी टाटा, जो कि उस टाइम पर टाटा सन्स के चेयरमैन थे, उनको लगता है कि जो हमारा टाटा स्टील है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और हम उसको एक सपोर्ट मानते हुए तो टेल्को के जो चेयरमैन थे JRD, वो टेल्को के स्थापित होने के 1.5 महीने बाद जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनको बताते हैं कि हमारी कंपनी को प्रमोट कर दिया गया है। अब हम सिर्फ बॉयलर्स और लोकोमोटिव्स तो बनाते ही थे और अब हम रोड रोलर्स, ट्रैक्टर्स और जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं और जो डीजल इंजन्स हैं हम ये सब भी बना सकते हैं। और उन्होंने ये तभी सोचा था जब उनको लगे कि कंपनी अब बॉयलर्स और लोकोमोटिव्स को अच्छे से मैन्युफैक्चर कर पा रही है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है, तो तभी वो आगे बाकी चीज़ों में अपना फोकस करेंगे। पर क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो मैनेजिंग टीम थी उनको लगा कि ये सब चीज़ों को डेवलप करना अभी सही टाइम होगा।
अगर हम इनको एक अर्लियर स्टेज पर डेवलप कर देंगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हम इंडिया के अंदर एक ऐसा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं जो कि आज तक इंडिया में किसी ने नहीं देखी होगी। तो वो ये सोचकर अपनी टाटा मोटर्स को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो अब जो जहांगीर रतन जी टाटा हैं, वो सीधा जो एसीसी, जो आजकल जो एसीसी सीमेंट आता है, उस टाइम पर जो उनके चेयरमैन थे सर होमी मोदी के नाम से, सर होमी फिरोज शाह मोदी, तो वो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें मूल गांवकर की ज़रूरत है। तो वो जेआरडी जी को मना कर देते हैं। तो वो उनके पास दोबारा जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत है, और इस बार वो थोड़ा दबाव डालते हैं। तो जो मूल गांवकर जी हैं वो टेल्को के डायरेक्टर इंचार्ज बन जाते हैं और सर होमी फिरोज शाह मोदी उनको छोड़ देते हैं। तो अब हम 1949 की बात कर रहे हैं, जब मूल गांवकर जी जो है वो टेल्को को एज अ डायरेक्टर इंचार्ज ज्वाइन कर लेते हैं। टेल्को के पास चेयरमैन और बोर्ड और मेंबर्स हो जाते हैं डिसीजन लेने के लिए, और उनके पास एक मैनेजिंग टीम हो जाती है जो मेंबर्स के डिसीजन है उनको मैनेज करने की। लेकिन अब उनके पास एक चीज़ की कमी होती है, वो है टेक्नोलॉजी, कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में सबसे पहले जो रेलवे आई थी वो ब्रिटिश लेकर आए थे। तो वो लोग ब्रिटिश के पास जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने से मना कर देते हैं। जेआरडी वो मूल गांवकर को जर्मनी भेजते हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ा खोजबीन करते हैं और उनके बाद उनको क्रॉस माफेई नाम की एक कंपनी मिलती है जो कि म्यूनिच के अंदर उसका हेडक्वार्टर था। तो वो उनसे मदद मांगते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और जो कि क्रॉस माफेई बाद में एग्री कर देती है कि हाँ, हम आपके साथ काम करने के लिए खुश हैं। तो टेल्को की शुरुआत काफ़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रही, मतलब कि थोड़े ख़राब रास्ते से जाने वाली रही। लेकिन अब 1947 आ जाता है जब इंडिया में पार्टीशन हो जाता है। तो जो टेल्को की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो बॉयलर बनाते थे वो तकरीबन सारे पठान ही थे। जो पठान स्टाफ था उनका, वो बॉयलर बनाते थे। तो 1947 का पार्टीशन होने के बाद जो पठान थे वो हिंदू मुस्लिम राइट्स के चलते वो पाकिस्तान चले जाते हैं। तो अब जो प्लांट था वो खाली हो गया, वहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं था, कोई बॉयलर बनाने वाले नहीं थे। तो अब जब वहाँ पर बॉयलर बनाने वाले स्टाफ की कमी पड़ रही थी, तो तब तक उन नए क्रू को ट्रेन करने का जो समय था, उस टाइम में जो मूल गांवकर थे उन्होंने जो बाकी बचे हुए स्टाफ थे उनसे वो जो प्लांट था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसको क्लीन रखने की कोशिश की, उनसे क्लीन और साफ़ सफाई रखने को कहा गया। और फिर जहांगीर गांधी जो कि उस वक्त टाटा स्टील में थे, तो वो जो ये जमशेदपुर में जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था बॉयलर्स और लोकोमोटिव्स का, वो यहाँ पर आते हैं और वो मूल गांवकर से कहते हैं उनकी जो साफ़ सफाई है, जो इतनी शाइनिंग वर्कशॉप्स है, जो उनका इतना साफ़ सुथरा प्लांट है, उसको देखकर कहते हैं कि अगर टेल्को बॉयलर्स और लोकोमोटिव्स बनाने से उनसे प्रॉफिट नहीं कर पाता है, तो उनको कम से कम अभी के लिए कुछ समय के लिए जो ये प्लांट है इसको हम विजिटर्स को एक शो पीस के उससे दिखा सकते हैं और उनसे हम थोड़ा सा चार्ज ले सकते हैं उनको ये सब दिखाने का। तो अगले क्रू को ट्रेन करने में इनको 6 मंथ्स लग जाते हैं। तो जो पहला बॉयलर बनकर आता है वो दुनिया का सबसे महंगा बॉयलर होता है, ऐसा मूल गांवकर जी कहते हैं। और कहते हैं कि कंपनी अभी सेटल डाउन भी नहीं हुई है और हमने बॉयलर से ज़्यादा जनरल मैनेजर्स बनाए हैं। और अगले कुछ सालों के अंदर टेल्को जो है 10,000 लोकोमोटिव जो रेलवे के इंजन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और वो इंडियन रेलवे में ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही टाटा को ये लगता है कि अब वो काफ़ी जोखिम भरी इंडस्ट्री में है, क्योंकि उनके ग्राहक सिर्फ भारत सरकार ही है और वे अपनी मर्जी से दाम को काफ़ी नीचे तक ला सकते हैं। तो अब उनको कोई और रास्ता ढूंढना होगा कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट पर लाने के लिए और आगे फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब टाटा को नया रास्ता ढूंढना था, तो वो नया रास्ता मिलता है डाइमलर बेंज से, जो कि आज के टाइम पर हम मर्सिडीज बेंज के नाम से जानते हैं। तो ये 1950s का दौर था। उस टाइम पर जो डाइमलर बेंज थे वो जर्मनी से अभी इतना बाहर एक्सपेंड नहीं हुए थे, वो जर्मनी में ही अपने मैनेज करते थे। तो वो टाटा से पूछते हैं अगर वो उनके साथ ट्रक्स बनाने में दिलचस्पी रखते हो तो इसी ड्राफ्ट को, जो ड्राफ्ट का एग्रीमेंट जो
जर्मनी ने टाटा के सामने रखा था। इसी की नेगोशिएशंस के लिए जो JRD है और अपनी लीगल एडवाइजर JD चौकसी और अपने डायरेक्टर जो टेल्को के डायरेक्टर थे सुमंत मूलगांवकर जी को के साथ वो लोग जेनीवा जाते हैं इस एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन मूल भाव करने के लिए। तो अब जो उस टाइम पर डाइमलर बेंज के जो लॉयर थे JD चौकसी, JRD टाटा और सुमंत मूलगांवकर जी के सामने अपने ड्राफ्ट एग्रीमेंट को रखते हैं, लेकिन उनकी जो शर्तें होती हैं वो JD चौकसी और मिस्टर सुमंत मूलगांवकर जी को वो ठीक नहीं लगती हैं। तो उसी टाइम पर जो मर्सिडीज के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फ्रिट्ज कोनेक, सॉरी डायरेक्टर नहीं, चेयरमैन जो थे डाइमलर बेंज के उस टाइम पर, वो आ जाते हैं और वो JRD टाटा से कहते हैं कि आप एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कीजिए और हम उसको डिस्कस करते हैं अपने मेंबर्स के साथ। तो फिर 1954 की ये बात है। तो 1954 में ये जो कोलैबोरेशन था ये मर्सिडीज को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर टाटा और मर्सिडीज के बीच में ये एक जॉइंट वेंचर चलता है जिसके अंडर टाटा अपने ट्रक्स प्रोड्यूस करता है मर्सिडीज के साथ मिलकर। तो अब मर्सिडीज के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद 1954 में अब जो टाटा थे इंडियन रेलवे के लिए जो रेल लोकोमोटिव्स बनाते थे उस सेगमेंट को छोड़कर, मतलब कि वो बना तो अब भी रहे थे लोकोमोटिव्स, लेकिन उसके अलावा अब वो कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में भी आ गए थे। तो उसके लिए उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से और परमिट्स और लाइसेंस लेने की जरूरत थी। तो 1950s का टाइम था ये भी, और वो इन सब परमिट्स और लाइसेंसेस के लिए TTK के पास, तो अब उन सब परमिट्स और लाइसेंसेस के लिए वो जो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर तिरुवेल्लुर तथई कृष्णमाचारी, इनके पास जाते हैं और इनसे परमिट्स और लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो मिस्टर कृष्णमाचारी जी को उनकी बात जल्द ही समझ आ जाती है और वो फिर एकदम से ही सीधा कह देते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं था, उनको आगे बढ़ने के लिए परमिट्स और लाइसेंसेस चाहिए थे। तो वो JRD उनसे ये बात कहते हैं और TTK कहते हैं कि आपको ये सब मिल जाएगा, और वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि टाटास को जो भी चाहिए वो उनको जल्द से जल्द दिलवाया जाए। तो उनको परमिट्स और लाइसेंसेस मिल जाते हैं। लेकिन अब जब टाटा ने जो उनका मेन सेगमेंट अब कमर्शियल व्हीकल बनने वाला था, तो जो उनका टेल्को नाम था, मतलब कि टेल्को अब हुआ था, लेकिन उससे पहले जो था वो था टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी। लेकिन अब जब उनका सेगमेंट पूरा चेंज हो रहा है तो अब उन्होंने अपना नाम चेंज करके टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी रख दिया था, क्योंकि अब उनका मेन सेगमेंट जो था वो एक कमर्शियल व्हीकल के अंदर आ था, लोकोमोटिव उनका सेकेंडरी सेगमेंट था। तो अब जो आप इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 1954 के अराउंड की है और ये आप देख पा रहे हैं टाटा डाइमलर बेंज का जॉइंट वेंचर था, जिसके दौरान मर्सिडीज का लोगो टाटा के ट्रक्स पर लगा हुआ था, क्योंकि मर्सिडीज का जो एग्रीमेंट में ये मेंशन किया गया था, ये थे टाटा और मर्सिडीज के द्वारा बनाए गए ट्रक्स जो कि 1954 में प्रोड्यूस किए गए थे, और बाकी इनको इंडियन मार्केट में टाटा के द्वारा सेल किया गया था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मर्सिडीज जो था इस टाइम अराउंड इंडियन मार्केट में एंटर कर चुका था टाटा के जरिए। लेकिन जो मर्सिडीज की कार थी वो शायद इससे भी काफ़ी और टाइम बाद इंडियन मार्केट्स में आई थी। तो उसकी बात हम कभी और करेंगे जब हम मर्सिडीज के बारे में उसकी हिस्ट्री बताएंगे आपको। 1959 में JRD जॉर्ज वुड्स, जो कि आगे चलकर प्रेसिडेंट बनने वाले थे वर्ल्ड बैंक के, उनको लिखते हैं, डाइमलर बेंज के साथ एग्रीमेंट को साइन किए हुए कुछ ही साल हुए हैं। हमारा जो लोकोमोटिव का डिवीजन था उससे हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते थे, लेकिन हमने अपने देश के लिए और देश के विकास के लिए हम अभी भी उन्हें बनाते रहेंगे। आगे आने वाले सालों में हमने सोचा है कि हम चेसिस और इंजन दोनों को मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी हम कंपनी को सिर्फ ब्रेक इवन तक लाने पर फोकस कर रहे हैं। हमें लगता है कि अब समय आ गया है कार सेगमेंट में आने का, मगर हम अब भी ट्रक्स को अपनी पूरी क्षमता से मैन्युफैक्चर करेंगे। टेल्को ने 1954 में डाइमलर बेंज के साथ कमर्शियल व्हीकल बनाने का समझौता किया था, जो कि 1969 तक चला। आने वाले कुछ सालों में टेल्को ने अपने कमर्शियल व्हीकल से भारत में अपना नाम बनाया। 1988 में टाटा ने टेल्को लाइन को लॉन्च किया, जो कि मेनली यूरोपियन मार्केट के लिए लॉन्च किया गया था। ये एक लाइट कमर्शियल व्हीकल के तौर पर लॉन्च की गई थी। इसमें आपका प्यूजियो और सिट्रोएन के द्वारा डेवलप इंजन आपको दिया जाता था, जो कि आपको 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन देता था, और इसमें आपकी तकरीबन 83 हॉर्स पावर आपको मिलती थी, और आपको टर्बो चार्ज इंजन भी मिल जाता था। 1991 में टाटा ने अपनी फर्स्ट पैसेंजर कार टाटा सिएरा को लॉन्च किया इंडियन मार्केट में,
और इसे यूरोपियन मार्केट में भी निकाला गया था। इसका एस्टेट वर्जन में निकाला गया था और इसे भी लॉन्च किया गया था यूरोपियन मार्केट में। इसमें आपको वही प्यूजियो टेल्को लाइन वाला इंजन आपको इसमें मिल जाता, जो कि प्यूजियो और सिट्रोएन के द्वारा डेवलप किया गया था। आपका XD88 सीरीज़ का इंजन था वो। इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव भी मिल जाती थी और आपको 2 लीटर का डीजल इंजन आपको इसके अंदर मिलता था, जो कि आपका 87 हॉर्स पावर देता था और आप उसको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ मेडेड किया गया था। इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में काफ़ी पसंद किया गया और इसकी सेल्स भी काफ़ी हुई और लोगों ने इसको खूब प्यार दिया। और अब जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस फोटो में आपको सामने JRD टाटा और पीछे रतन टाटा जी खड़े हुए दिख जाएंगे। लेकिन उन दोनों के पीछे अगर मैं बात करूं तो आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये आपकी सिएरा एस्टेट है, जो कि इंडियन मार्केट में टाटा एस्टेट के नाम से आई थी। ये आपकी मेन यूरोपियन मार्केट के लिए बनाई गई थी और इसको वहाँ पे काफ़ी एक्सपोर्ट किया गया था और इसको अफ्रीकन नेशंस में भी एक्सपोर्ट किया गया था। और अगर मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो आपकी जो मर्सिडीज़ की 300 TE वैगन आती है, आप इस फ़ोटो में देखेंगे, ये जो आपकी 300 TE वैगन आती थी मर्सिडीज़ की, इससे इसका डिज़ाइन काफ़ी इंस्पायर लगता है। आप बस टाटा का जो लोगो है इस गाड़ी से आप बस वो हटा दीजिए और वहाँ पर अगर आप मर्सिडीज़ का लोगो लगा देंगे तो गाड़ी को कोई ये नहीं कह सकता कि ये टाटा की गाड़ी है, क्योंकि आप पूरा बॉडी देखेंगे, बॉडी की लाइंस देखेंगे, हेडलाइट्स भी देखेंगे आप। जो T300 TE का फर्स्ट वेरिएंट था उससे इसकी हेडलाइट और टेल लाइट जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है, मेरे ख्याल से उन्हीं से ली गई थी। और मुझे लगता है कि जो इनका जो मर्सिडीज़ और टाटा के बीच में जो 1969 में जो कोलैबोरेशन एंड हुआ था वो वहाँ पर सिर्फ एग्रीमेंट एंड हो गया था, लेकिन उसके बाद भी आपस में काफ़ी पार्ट्स इन्होंने शेयर किए थे, जो कि आपको टाटा सिएरा एस्टेट में देखने को मिल जाता है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये वही इंजन है जो कि आपका सिएरा, सफारी और सूमो के अंदर यूज़ किया गया था। ये प्यूजियो और सिट्रोएन के द्वारा डेवलप XUD9 और जो पहले टेल्को लाइन आती थी उसमें आपका XD88 सीरीज़ का इंजन यूज़ किया गया था। ये आपके दोनों ही 1.9 लीटर के डीजल इंजन है, जो कि आपको सिएरा और टेल्को लाइन में टर्बो चार्ज मिलते थे और सूमो में शायद नहीं मिलता था। फिर बाद में सफारी में भी इसको टर्बो चार्ज किया गया था, जो कि 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शंस के साथ भी आपको ये अवेलेबल होते थे। और 1994 में टाटा ने सूमो को लॉन्च किया गया, जिसका नाम जो उनके टेल्को के डायरेक्टर थे सुमंत मूलगांवकर के नाम पर सूमो का नाम रखा गया। और इसमें भी आपको सेम इंजन मिल जाता था, बस इसको इंडिया के अंदर असेंबल किया जाने लगा। प्यूजियो सिट्रोएन के साथ एग्रीमेंट साइन करके इसको इंडिया में ही असेंबल किया जाता था और इसमें आपको टर्बो वेरिएंट शायद नहीं मिलता था। 1988 में टाटा ने इंडिका को लॉन्च किया गया था, जो कि पहली ऐसी कार थी जो कि इंडिया के अंदर पूरी इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा डेवलप की गई थी। इसे इटालियन कंपनी IDEA के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसको यूरोपियन मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया गया था, जो कि यूरोपियन मार्केट में इसको रोवर कंपनी के अंदर बेचा जाता था, जिसका नाम था सिटी रोवर। और फिर इसको यूनाइटेड किंगडम के अंदर टाटा इंडिका B लाइन के नाम से भी बेचा गया था। और ये जो गाड़ी थी ये आपकी इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की बेस्ट सेलिंग कार बनी थी, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन दिया गया था, जो कि और कंपेटिटर के हिसाब से काफ़ी पावरफुल इंजन था गाड़ी के अंदर, जो कि इसको बेस्ट सेलिंग कार ऑब्वियसली बनाता है। और बाद में टाटा ने इसी का इंडिका V2 के नाम से सेकंड वर्जन में निकाला था, उसको भी यूरोपियन मार्केट में सेल किया गया था, एक्सपोर्ट किया गया था और काफ़ी साउथ अफ्रीकन नेशंस में भी गाड़ी को एक्सपोर्ट किया गया था।